नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चंस। मिक्स क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अभी तक जितने हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर्स कवर कर रखे हैं उसी के बीच से कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको जो पुराने आप लोगों ने चीज़ें पढ़ रखी है उसका रिविज़न हो सके। ठीक है, और ये एक जो इसके जितने भी हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आ रहे हैं सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, उन सभी के एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अवेलेबल है मात्र 149 रुपये में। तो वो आप हमारे ऐप पर जाकर योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर उससे परचेस कर सकते हैं। और अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो भी मात्र 30 रुपये में वहाँ सारी पीडीएफ अवेलेबल है। जितने भी आपके इसमें एमसीक्यूज़ के सीरीज चले आ रहे हैं सभी के वहाँ पर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। अभी लैब टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया है, तो वो भी आप परचेस करके उसकी तैयारी कर सकते हैं, जहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। अब जैसे जैसे दिन निकलते जा रहा है आप लोग टेस्ट सीरीज दिलाना शुरू कीजिए। तो टेस्ट सीरीज भी परचेस कर लीजिएगा, 99 रुपीज़ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज दिलाओगे तो उसके बहुत से फ़ायदे मैंने हर बार फ़ायदा गिनाया हुआ है, तो वो लोग आप लोग जो रेगुलर स्टूडेंट हैं कम से कम उनके दिमाग में तो बस गया होगा कि टेस्ट सीरीज क्यों दिलाना ज़रूरी है। फिर भी जो नया स्टूडेंट होगा उसके लिए बता देता हूँ कि आपके आत्म मूल्यांकन के लिए आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कहाँ तक आपका तैयारी का स्तर पहुँच चुका है, वो टेस्ट सीरीज आपको ना एक आईने की तरह दिखा देता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज दिलाओ और अपनी तैयारी को जहाँ पर कमी पड़ रही है उसको बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो उसको फॉलो जरूर करना। ठीक है, अब हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो अभी हम लोगों ने कवर ना किया हो, जो चैप्टर उससे रिलेटेड हो, बट लगभग मैंने जितने 20 क्वेश्चंस निकाले वहीं से है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो दो सूची दी गई है, एक तरफ पदार्थ का नाम दे दिया गया है, दूसरी तरफ अम्ल का नाम दिया है। अम्ल क्षार वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो अगर 7 से कम है तो क्या होता है, अम्ल होता है। अब सबसे जरूरी बात है, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सबसे सरल चीज ये देख लो कि आपको जो पता है उसको पहले टिक मार लो और वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, जैसे बाकी के बारे में पता था, समुद्री सवाल हो सकता है किसी को ना पता हो, लेकिन इसमें ये सारे अम्ल आप पढ़ के रखे हुए रहते हैं। एल्जीनिक अम्ल एक नया दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है बी का 1 हो सकता है। तो बी का 1 कौन से ऑप्शन में? केवल ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन B1। ठीक है, देख लेते हैं भाई एक बार। तो B1 जो नया टाइप का अम्ल दिख रहा था, एल्जीनिक अम्ल समुद्री शैवाल का, तो इसको आप लोग टिक मार सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में और कहीं पर 1 नहीं दिया है। ठीक है, फिर देख ही सकते हैं नींबू का तो साइट्रिक अम्ल होता है, सबको पता होता है। ठीक है, अंगूर का क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल ही होता है, और सिरका का क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, सॉरी, टार्ट्रिक अम्ल और इसका एसिटिक अम्ल, तो ये आपका मिलान होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेब में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जो सेब हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि नीला थोथा क्या है। नीला थोथा क्या होता है? तो देखो, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम आयरन, सोडियम सल्फेट। तो कैल्शियम और आयरन तो एक नॉर्मल एलिमेंट हो गया, इसके बारे में तो पढ़ा नहीं होता कभी कि इसमें नीला थोथा जैसी कुछ मतलब कोई चीज़ इसके बारे में पढ़े नहीं होते। सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट दिख रहा है, तो ये कॉपर सल्फेट होता है जो नीले रंग का होता है, इसलिए इसको नीला थोथा बोला जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपका सही आंसर होगा नीला थोथा के लिए, ध्यान रखना। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो गैस के 3 नियम हैं जो स्पेशल मेजरली पूछा जाता है। तो बॉयल का तो गैस नियम पढ़ते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ये बॉयल का नियम है। ठीक है, एवोगैड्रो का नियम पढ़ते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब ताप और दाब को नियत कर दो तो जो आयतन होता है उसके मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम सिंपल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, ये बोला जाता है इसमें। तो ये था, लेकिन जूल का नियम हम लोग कहीं पर भी गैस के लिए नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा एक प्रेशर का नियम रहता है, दाब का नियम, वहां पर भी
चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जूल का नियम गैस के नियम से संबंधित नहीं है, बाकी तीन संबंधित है। फिर देखेंगे गामा किरणें। गामा किरणें अल्फा बीटा गामा तीन पढ़ते हैं। ये तीनों किससे निकलते हैं? तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं उनसे ये तीन किरणें लगातार निकलते रहती है। और ये तीन किरणें किस प्रकार की होती है? तो विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग अलग विशेषताएं और गुण धर्म इनके अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्फा कण एक प्रकार का हीलियम के नाभिक के जैसा बिहेव करता है, इसकी रफ्तार अच्छी खासी होती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू गामा, क्योंकि गामा किरणें की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है और इसकी स्पीड लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होती है। बीटा कण भी होता है एक, ठीक है। इस प्रकार के तीन अलग अलग कण होते हैं और उन कणों में कौन सी गुण पाई जाती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे पाई जाती है। क्योंकि कण बोल रहा हूँ या किरणें बोलूँ तो किसी भी किरण की, प्रकाश किरण की, क्योंकि ये किस प्रकार के प्रकाशीय किरण है, तभी तो पता चल पाता कि इस प्रकार की किरणें निकल रही है। तो उसमें क्या होता है, तरंग और कण दोनों के प्रकार समान की प्रकृति होती है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो गामा किरणें कैसी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। और ये गामा, अल्फा बीटा गामा में गामा ही है जो केवल तरंग पर प्रकृति दर्शाता है, बाकी अल्फा और बीटा कण की प्रकृति भी दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, यह प्रवृत्ति किसके समान होती है? मतलब क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन का आप लोगों को पता है परमाणु क्रमांक 1 होता है। एक मतलब क्या? इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब बोल रहे इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व कब लेता है? जब उसको अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? हीलियम में, ठीक है। तो ये हीलियम के अनुसार क्या हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, एक और लिया, तो हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो इसकी ये प्रकृति किसके समान होती है? तो अधिकतर आप जब आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो हैलोजन एक ग्रुप होता है। हैलोजन ग्रुप में ज्यादातर प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इसलिए वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक भी होते हैं। और उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? वो जो लास्ट वाला कॉलम होता है अक्रिय गैसों का, उसके समान बनने की। तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि जो हैलोजन तत्व रहते हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक से ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि उसके अष्टक पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो सिमिलर हाइड्रोजन भी क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की हो जाएगी? हैलोजन के समान हो जाएगी। और हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है या एलिमेंट है जो पहले वर्ग में भी रखा जा सकता है और 17वें वर्ग में भी रखा जा सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, एकमात्र तत्व जो 2 अलग अलग वर्गों में रखा जा सकता है, क्योंकि 2 अलग अलग इसके गुण होते हैं। पहला गुण क्षारीय धातुओं के समान इलेक्ट्रॉन त्यागने की, एक इलेक्ट्रॉन है तो त्याग भी सकता है। और दूसरा हैलोजन पर तत्वों के समान एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसके बाद। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही आसान है। लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। जब लाल चींटी हमें डंक मारती है, काटती है, तो हमको जो तेजपना का एहसास होता है, थोड़ा सा खुजली जैसा महसूस होता है, या फिर वहां पर दर्द का एहसास होता है, वो किस वजह से होता है? तो फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि वो काटते ही फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है, इसलिए। तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब क्या? ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्रिया करे तो क्षार की भांति, और क्षार के साथ क्रिया करे तो अम्ल की भांति अपना गुण प्रदर्शित करता है, तो वो क्या कहलाएगा? उभयधर्मी कहलाएगा। और वैसा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तो वो कौन होता है? CO2 नहीं होता, SO2 नहीं होता, Al2O3 होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही एक ऐसा तत्व है जो उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। पहले भी इसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है, वहां पर मैंने आपको रिएक्शन के साथ बताया हुआ था। अगर नहीं देखा है तो एसिड बेस वाला लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह मतलब लोहा, आयरन, फेरस, जो गुणों में और जैसा दिखता है, मतलब लोहे जैसा जो दिखता है गुणों में, उन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो ऐसे कौन कौन से तत्व है? तो लोहे जैसा गुण प्रदर्शित करने वाला कौन होता है? एक कोबाल्ट होता है और एक निकिल होता है। जब इनको आवर्त सारणी में देखते हैं आप न्यूलैंड के अष्टक नियम में, तो ये दोनों फेरस के समान गुण तो रखते हैं, लेकिन उनको बहुत दूर रखा गया था। और अष्टक नियम क्या बोलता था न्यूलैंड का? कि पहले धातु के समान 8वां धातु बिहेव करेगा, ठीक है। उनकी बिहेवियर कैसे होगी? सेम टू सेम होगी, लाइक टू लाइक। बट जब देखा गया कि फेरस और कोबाल्ट निकिल का बिहेवियर एक समान है, लेकिन वो अष्टक नियम में एक जगह पर नहीं रखा गया है कि पहले के नीचे 8वां आ रहा है, 15वां आ रहा है, और ये दोनों इसके समान बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसा इनके साथ में नहीं था, बहुत दूर दूर पर रखे गए थे।
तो उसी को पूछा था कि लोहे जो गुण में और जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था, कौन सा? कोबाल्ट और निकेल। फिर देखेंगे संचारण के उदाहरण है। संचारण के उदाहरण क्या है भाई? संचारण मतलब क्या? नमी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से कोई भी एलिमेंट अपने गुणों में परिवर्तन लाता है और उसका क्या होने लगता है, मान के चलो कि वो जंग लगने लग जाता है या उसकी वीकनेस आनी चालू हो जाती है, या अपनी परतों को वो ऑक्साइड में बदलना चालू कर देता है, मतलब ऊपरी परतों को, तो संचारण कहलाता है। तो सिल्वर पर काले रंग की परत जमना, ये होता है। आप लोग अगर चांदी का यूज करते होंगे तो देखते होंगे समय के साथ चांदी काला पड़ते जाता है, वो भी क्या है? उसका संचारण कहलाता है। तांबे पर हरे रंग की परत धीरे धीरे जमने लग जाती नमी के कांटेक्ट में आने से, वो भी संचारण कहलाता है। लोहे पर भूरे रंग की परत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो पूछा ही जाता है और इसको हम लोग जंग लगना या संचारण ही बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है? संचारण के उदाहरण है। ठीक है, ये तो सब लोगों ने देखा होता है, ये भी सब लोगों ने देखा होता है कि चांदी का यूज अगर कर रहे हैं तो तांबे पर जो हरे रंग की परत है वो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आजकल के लोग जो, अगर जैसे मैंने एक कड़ा पहना है, ये क्या है? तांबे का है, तो मुझे पता है। लेकिन कई लोग हैं कि आज के जो नॉर्मल स्टील के आते हैं उस टाइप के कड़े पहनते, तो उसमें वो पता नहीं चलता। तो अब तांबे को एक बार लेना, हो सके तो नमी में 4-5 दिन के लिए रख देना बाहर में, क्योंकि अभी नमी का दिन चल रहा है, वो हरे रंग की परत जमा लेगा तो पता चल जाएगा आपको। तो तीनों ही क्या है? संचारण के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? ठीक है भाई, कौन सा द्रव अधातु है? तो इसमें से जो ब्रोमीन नामक तत्व होता है वो अधातु होता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल तो है नहीं, एक तो यौगिक होता है, अल्कोहल भी यौगिक ही होता है। ये मरकरी Hg जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है? धातु है, मेटल है। तो नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एसिड के क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने को क्या प्राप्त होता है? तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या बनता है? सॉल्ट या लवण प्राप्त होता है, लवण को ही सॉल्ट बोलते हैं, प्लस जल प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा आपका? नमक, क्योंकि नमक क्या होता है? एक प्रकार का लवण है। एसिड क्या हो जाएगा? HCl, बेस क्या हो जाएगा? NOH, बनाओगे तो क्या होगा? NaCl प्राप्त होगा, जो कि लवण है, और H2O जल, तो नमक प्राप्त होता है आपका। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या को निम्न में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो परमाणविक संख्या से क्या पता चलता है? प्रोटॉन का पता चलता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो प्रोटॉन है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ, परमाणविक संख्या जो होती है क्या बताती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। जेड से डिनोट करते हैं, क्या होता है? किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। ठीक है, और सामान्य तत्व में यही संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों दिए, तो प्रोटॉन क्यों लिए? क्योंकि ये तो बदलते रहता है, किसी भी तत्व में ये कॉमन रहता है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या को लिया जाता है। तो परमाणुिक संख्या किसके संख्या का पता चलता है? प्रोटॉन का। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? तो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने क्या की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की थी। तो बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, कमेंट करके जरूर बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट हमें देखते रहते हैं, प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो लोग सब्सक्राइब करके अगर अभी तक चैनल को नहीं रखें तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस प्रकार की जो सीरीज लगातार चली आ रही है उसका सबसे पहले फायदा आपको होना चाहिए अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है 2-3 घंटे बाद आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, तो उस 2-3 घंटे में हो सकता है आप दूसरों से पीछे हो जाए एग्जाम के दिनों में। तो उससे बचने के लिए आप पहले से सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको तुरंत उसके नोटिफिकेशन मिलते जाए। ठीक है, और ये भी कहना चाहूँगा कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो अन्य स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं उन तक इनका पहुँच रीच बढ़ सके। ठीक, क्वेश्चन 14 देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? सिंपल है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच मान क्या होता है? किसी भी पदार्थ की अम्लीय क्षारीय गुण का पता चलता है। अगर 7 है, 7 को मिड पॉइंट माना जाता है जो कि उदासीन होता है, और ये किसका होता है? जल का होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा, इसका पीएच मान कितना होता है? कमेंट करके बताना कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म, यहां पर गुण धर्म आएगा, ये गुण धर्म है। गुण धर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो किसके अनुसार? मेंडलीव के अनुसार। तो मेंडलीव के अनुसार किसका होता है? परमाणु द्रव्यमान का। और परमाणु संख्या किसके आधार पर होता है? तो मोसले के अनुसार या आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार
जो भी तत्व है उसके गुण धर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें लिख लेना है यहाँ पर आधुनिक या फिर मोस्ले के अनुसार, मोस्ले के अनुसार, और परमाणु द्रव्यमान बोले तो वो मेंडलीफ के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सोना किस में घुलता है? तो सोना एक बहुत ही कम क्रियाशील धातु होती है। सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया ये बहुत ही कम क्रियाशील धातु होती है। जैसे हम लोगों ने अभी चांदी के बारे में पढ़ा, तो चांदी क्या होता है, काले रंग का एक परत जमा लेता है, तो क्रिया कर लेता है नमी के उपस्थिति में। लेकिन सोना आप देखेंगे अगर यूज भी करते हैं तो बहुत ही कम उसका संचारण होता है, क्योंकि बहुत ही कम क्रियाशील धातु होते हैं, तो ये घुलेगा भी कम किसी में। तो इसको घोलने के लिए एक विशेष प्रकार का अम्ल तैयार किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, अम्लराज। विशेष प्रकार का क्यों? क्योंकि ये दो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अम्लों से मिला होता है, प्रबल अम्लों से मिला होता है, जैसे कि HCl, ये HCl और HNO3, ये 1 रेशियो में और ये 3 रेशियो में मिलाया जाता है। तीनों का रेशियो भी याद रखना 1:3 में। अगर HCl और HNO3 का रेशियो पूछे तो अपोजिट हो जाएगा 3:1। तो 3 भाग HCl रहता है, 1 भाग HNO3 रहता है, जिसको हम लोग अम्लराज बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो नोबल धातु है, नोबल मेटल्स हैं, जैसे कि सोना हो गया और प्लेटिनम, उनको भी घोल देता है या फिर गला देता है। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना। और इसका अन्य नाम क्या है, कमेंट करके बताना, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अम्लराज का अन्य नाम क्या है बताइएगा। 17, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या क्या? धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत रूप से धनात्मक। क्यों? क्योंकि जितने भी मेटल होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई त्याग रहा है, छोड़ रहा है, तो उसमें अंदर कौन सी गुण आ जाएगी, पॉजिटिव गुण, और वही हो जाएगा उसका विद्युत धनात्मक गुण। और अधातुओं में क्या होगी, तो जस्ट उल्टा, विद्युत ऋणात्मक गुण होती है उसमें। फिर चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है। और ये क्या है, ये सब क्वेश्चन केमिस्ट्री में कैसे आते हैं, तो इसको सब डेली लाइफ की केमिस्ट्री बोला जाती है, जो रूटीन यूज में लाया जाता है उन लोग को। तो इसमें गैस होता है आपका नाइट्रोजन। तो जब इतना फूला फूला देखते हो आप चिप्स का पैकेट, और जब ओपन करते हो तो उसमें 4 चिप्स निकलता है, और आप पैसा किसका दे के आते हो, नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, तो यही गैस है जो उसको 4 चिप्स को खराब होने से बचाता है, जिसके लिए आप लोग 5 रुपए दे के आते हो। तो उसको बचाने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। तो पैसा किसका है, नाइट्रोजन का, चिप्स का नहीं है। तो याद रखना है, ठीक। फिर देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा तत्व होता है, तो वो होता है आपका फ्लोरीन। जो भी हैलोजन होते हैं उसको 17वें ग्रुप में रखा गया है आवर्त सारणी में, और ये क्या होते हैं, सारे के सारे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। लेकिन उनमें भी पूछा जाए कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन होता है। ठीक, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा था, फ्लोरीन। और पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे विद्युत धनात्मक तत्व होता है उसको आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा होता है। मैं कमेंट अगले लेक्चर में जरूर पढ़ूंगा, तो उसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक पॉजिटिव तत्व कौन सा होता है। ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन। ये ध्यान रख लो। क्लोरीन का भी नाम आया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी क्या है, हैलोजन तत्व है। कौन से ग्रुप में रखा गया है इनको, 17वें ग्रुप में रखा गया है। क्लोरीन को बोला जाता है पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। फ्लोरीन से भी ज्यादा अभिक्रियाशील है कौन, क्लोरीन। फिर 20वां क्वेश्चन आज का अंतिम, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका आंसर सभी को आसानी से पता होगा। जब आप लोग पार्टी में जाते हैं और ठूस ठूस के खा लेते हैं, तो हर प्रकार की जो भी वैरायटी की चीजें रहती हैं, सब्जी रहती है, उसको ट्राई करते जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो उसमें क्या होता है, अगले दिन पता चलता है कि यार बहुत ही ज़्यादा एसिडिक लग रहा है पेट। तो किस वजह से होता है, तो ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाओगे आप लोग तो हमारे पेट का जो रासायनिक फॉर्मेशन होता है उसमें HCl अम्ल बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। उस वजह से हम लोगों को क्या लगता है, एसिडिटी महसूस होती है। ठीक है, तो कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको कम करने के लिए हम लोग क्या पीते हैं, फिर इनो। तो इनो का नेचर क्या होता है, बेसिक, तो वो इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज। लेकिन आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट करके, जो हम लोग इनो पीते हैं उसको क्या बोला जाता है, टेक्निकल उसका कुछ नाम है। केमिस्ट्री में आप लोग जब देखेंगे तो HCl के क्या बोलना चाहिए कि जलन को, या फिर उसके ज़्यादा जो गुण ये रखता है, जलन वाला ही गुण है, उसको कम करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं बेस के रूप में, उसको क्या बोला जाता है। तो इनो को ही करते हैं, उसको क्या बोला जाता है अन्य नाम में, उसको आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये था आप लोगों का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि अभी तक लेक्चर किए हैं हम लोगों ने, चैप्टर कवर किए हैं, उसके मिक्स क्वेश्चन थे।
तो आई होप आप लोग का थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ हो, और अगर इसके डिटेल वीडियो आप लोग को चाहिए होंगे तो एक्सप्लेनेशन वाला कोर्स अवेलेबल है, वो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, धन्यवाद।